हाल न्यूज। साथ ही बता दें कि शिक्षक नियमावली 2020 को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं मुख्य याचिकाकर्ता रह चुके श्री उपेंद्र राय जी और उनका अधिवक्ता श्री संजीव कुमार जी। बता दें कि ये संजीव कुमार जी वही संजीव कुमार जी हैं जो शिक्षकों की लड़ाई काफी संजीदगी से लड़े थे और CWJC 21/199/2013 नियोजन उन्मूलन समान काम समान वेतन पटना हाईकोर्ट में चुनौती दिए थे और जीत भी हासिल किए थे। लेकिन बिहार सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। शिक्षकों की हक और हुकूम की लड़ाई के लिए श्री संजीव कुमार जी ने SLP 20/2018 के बाद में उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में भी काफी संजीदगी के साथ हर हेयरिंग पर श्री उपेंद्र राय जी के अधिकृत अधिवक्ता के रूप में वहां मौजूद रहे। आज श्री संजीव कुमार जी से खास बातचीत होगा शिक्षक नियमावली 2020 को लेकर उनका क्या कहना है। लेकिन मैं बता दूं साथियों, एक कल्याणकारी राज्य चाहे तो अपनी कर्मचारियों या शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दे सकती है, पर बिहार के शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है। वहीं मैं बता दूं साथियों कि अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार प्राप्त है, पर सेवा शर्त नियमावली 2020 में इन पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई है। वहीं श्री संजीव कुमार जी का कहना है कि न्यायपालिका के लिए सभी नागरिक समान होते हैं, पर शिक्षकों का अधिकार इस नियमावली में नहीं है। सहायक शिक्षक का कैडर एक तरफ सरकार मृत घोषित कर रही है, आखिर सरकार का अपना शिक्षक कौन है बिहार में? काम सरकारी लेकिन दर्जा सरकारी नहीं। वहीं EPF में भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिस पर खास बातचीत में क्या कहें श्री संजीव कुमार जी थोड़ी देर में हम सुनेंगे। भारतीय नागरिक का शोषण नहीं कर सकती कोई भी सरकार। शिक्षा बुनियादी अधिकार है, पर शिक्षकों का सरकारीकरण बुनियादी अधिकार नहीं बिहार में। दिव्य रश्मि के निर्देशक श्री राकेश दत्त मिश्रा जी ने खास बातचीत किए अधिवक्ता श्री संजीव कुमार जी से। आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं साथियों कि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। संजीव जी लगातार जनहित के मुद्दों पे कार्य करते रहे हैं। पिछले दिनों काफ़ी चर्चित रहे हैं शिक्षकों के मामले में। संजीव जी, शिक्षकों के लिए फिर से नया नियमावली बना है, क्या है ये, और इससे आपका जो पुराना केस था उसका कहाँ असर पड़ेगा? ये जो सरकार नई नियमावली बनाई है, अगर इसकी तुलना पुराने नियमावली से की जाए तो बहुत अंतर नहीं है। पुरानी नियमावली जो थी उसमें हम लोगों ने न्यायपालिका में इस बात के लिए चुनौती दी थी कि ये नियमावली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के आलोक में गलत है। यह नियमावली खुल्लम खुल्ला आर्टिकल 14 का वायलेशन करती है। तो लंबी मुकदमा चली, पटना उच्च न्यायालय ने पक्ष में फैसला दिया, सरकार ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई। वहाँ भी डे टू डे सुनवाई लंबी अवधि तक चली, हर एक पहलुओं पर विचार किया गया। अंततः शिक्षक संघ वह मुकदमा हार गए और सरकार की उसमें सफलता प्राप्त हुई। उस नियमावली में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि चूंकि ये एक अलग कैडर है रेगुलर शिक्षक का और ये नियोजित शिक्षक पंचायत शिक्षक हैं, इसलिए इनके बराबर में इनकी सैलरी नहीं हो सकती। इनका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस अलग है, इनका कैडर अलग है, इसलिए उनके बराबर में नहीं दी जा सकती। लेकिन उस नियमावली में भी बहुत सारी बातों का समावेश किया गया। न्यायपालिका ने कुछ गाइडलाइन भी दिए थे कि सालों में शिक्षकों को राहत देनी। उसके बाद सरकार ने एक नई नियमावली बनाई, वो भी अब लागू हो गया है। इस नियमावली में भी अगर बारीकी से देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 14 का पूरी तरह से उल्लंघन है। किसी भी व्यक्ति को आप भारतीय के किसी भी नागरिक को उससे सेवा लेकर के उसका शोषण नहीं कर सकते। उसको जितनी स्वतंत्रता है, जितना संविधान के द्वारा प्रदत्त
शक्ति है उसका भी ध्यान में रख करके नियमावली बनाई जाती है। इस नियमावली में भी बहुत सारे खामियां हैं। जैसे मान लीजिए सबसे ज्वलंत मुद्दा उनका ईपीएफ को लेकर के। ईपीएफ में एक मुद्रा को निर्धारित कर दी गई है कि इससे अधिक आप ईपीएफ में अपना योगदान नहीं दे सकते, जबकि किसी भी सरकार के कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी में इस तरह की बाध्यता नहीं है। वो अपना कंट्रीब्यूशन अपने सैलरी के हिसाब से देते रहे, लेकिन नियोजित शिक्षकों के मामले में उनका कंट्रीब्यूशन को निर्धारित कर दिया गया कि एक सीमा के बाद आप इससे ज्यादा, चाहे आपकी सैलरी चाहे कुछ भी हो जाए, इतना अधिक आप योगदान नहीं दे सकते। सरकार कहीं नियोजित शिक्षकों को बंधुआ मजदूर तो नहीं समझती? देखिए, बंधुआ मजदूर नहीं समझी जा सकती। बंधुआ मजदूर हम नहीं कर सकते, राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। मेरा काम सिर्फ इतना देखना है कि न्यायपालिका ने जो गाइडलाइन दे रखा है आज के डेट में, कि एक ही पद पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर भी अपॉइंट होता है तो उसकी भी वेतन जो है उसके बराबर होनी चाहिए। अब न्यायपालिका के आदेश का उल्लंघन करना बंधुआ मजदूर से तुलना नहीं कर सकते, उसकी परिभाषा अलग है। रही बात शिक्षकों की, तो शिक्षक में को जो अधिकार चाहिए वो अधिकार इस नियमावली में भी नहीं दिया, चाहे इसका स्थानांतरण का मामला हो, चाहे ये ईपीएफ कटौती का मामला हो, चाहे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का मामला हो। ये सारे मामले में बाकी अन्य विभाग के कर्मचारी, अन्य शिक्षक से अलग रखा गया है। ये बातें समझ में नहीं आ रही है कि शिक्षक को एक अलग ग्रुप क्यों बनाया गया जब ये सरकार के कार्य करते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सरकार के पास जो सहायक शिक्षक है उस कैडर को सरकार ने मरणशील कैडर घोषित कर दिया। उसके बाद अब उस कैडर में सरकार की कोई नियुक्ति नहीं। तो अब सरकार के पास कोई नियुक्ति नहीं होगी तो सरकार के पास शिक्षक नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग तो है, उसके स्कूल हैं, उसके प्रॉपर्टी है, उसके एसेट्स हैं, सारा सिस्टम सरकार के पास में है। तो सरकार का अपना शिक्षक कौन सा है? आज भी ये शिक्षक को पंचायत शिक्षक का दर्जा दिया जाता है और इनको सरकारी शिक्षक का स्टेटस प्राप्त नहीं। सरकारी शिक्षक की श्रेणी में इनको लेते हैं, बिहार सर्विस कोड इस पर अप्लाई ही नहीं करता। इनके लिए अलग नियमावली बना है, अलग पेंशन, अलग इनका जो है सेवा शर्त है, इनका अलग स्केल बना है, सब कुछ अलग करके एक नया कैडर का ही निर्माण किया गया। ऐसा क्यों होता है? अब इनको ईपीएफ देने की बात होती है, ईपीएफ संविदा कर्मी को दी जाती है। सरकार ने इनको सरकारी सेवक के तरह इनको जीपीएफ क्यों नहीं दिया? सरकार के पास जब शिक्षा विभाग है, सरकारी शिक्षक भी होना चाहिए। आज भी सहायक शिक्षक का स्टेटस इनको प्राप्त नहीं है। ये सबसे बड़ी खामी है। ये सारे काम सरकार के करते हैं, सरकार के विद्यालय में ये पढ़ाते हैं। अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में भी सरकार के पदाधिकारी इन्वॉल्व होते हैं। नियमावली सरकार बनाती है, लेकिन इनको सरकारी दर्जा आज भी प्राप्त नहीं है। इनको आज भी सरकारी शिक्षक का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये बहुत ही मतलब कि ये कहा जाए कि भेदभावपूर्ण रवैया सरकार का यहाँ सामने आ रहा है शिक्षकों की नियमावली बनाने के मामले में। शिक्षा के साथ ये दो तरह का व्यवहार सरकार क्यों करती है? शिक्षा का जो व्यवहार है सरकार का शिक्षक के प्रति, तो दो तरह का क्यों करती है, इसका तो जवाब सरकार ही दे सकती है। हम लोग तो इसको सिर्फ इस प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं कि कोई भी नियमावली संविधान के का जो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। सरकार का कोई भी कानून, कोई भी नियमावली संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ये खास करके सरकार शिक्षकों के मामले में इस तरह का रवैया अपनाती है। इसका कारण एक ही बात समझ में आती है कि जो हम लोग प्लेन वे में महसूस कर सकते हैं कि सरकार की शिक्षकों की संख्या लगभग 4.5 लाख के आसपास है। तो इतने बड़ी तादाद में शिक्षकों को वेतन देना, सरकारी कर्मचारी घोषित करना, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक आर्थिक बोझ पड़ेगा। इस वजह से इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है, और तो कोई कारण नहीं। संविधान के आगे सब कोई बराबर है, सभी शिक्षक बराबर हैं, सभी नागरिक बराबर हैं। किसी भी नागरिक का शोषण आप नहीं कर सकते। सरकार के पास तो
अगर मान लीजिए कि शिक्षक हैं, अगर नियमावली बनाते हैं, शिक्षा या किसी विभाग में नियमावली बनाते हैं कि किसी भी आदमी को हम 500 रुपया ही देंगे, आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो आप। अब इस बेरोजगारी के दौर में जहां गरीब लोग हैं वहां तो आ जाएंगे काम करने के लिए, वो तो मजबूर है काम करने के लिए, लेकिन सोचना तो सरकार को है, इस वेलफेयर स्टेट में। ये तो शोषण है ना। यस, बिल्कुल। इस तरह से अगर सरकार नियमावली बनाती है, ये भारतीय नागरिक का शोषण। सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट अपने कई निर्णयों में यह कह चुका है कि सरकार अपने नागरिकों का शोषण नहीं कर सकती, लेकिन इस प्रकार से मजबूर करना कि आपको इतना वेतन देंगे, आपको करना है करिए, नहीं करना है तो आप जाइए, तो गरीब आदमी, बेरोजगार लड़का कहाँ जाएगा? तो कुछ न कुछ, जहां भूखे रह रहा हो, कुछ न कुछ तो वेतन लेके काम करेगा जीवन यापन के लिए। लेकिन ये वेलफेयर स्टेट में ये सही नहीं। आपको सोचना है किस प्रकार से हमारे शिक्षक को सही वेतन मिले, वो पूरे मनोयोग से पढ़ाएं, तन मन से पढ़ाएं, हमारी शिक्षा का व्यवस्था ऊपर उठे, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, ये सोचना सरकार का काम है। उसके अनुरूप उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, उनके अनुरूप उनकी योग्यता होनी चाहिए, और उसके अनुरूप उनका वेतनमान भी होना चाहिए। पहले भी कई घटनाएं आई है कि नियोजित शिक्षकों के मामले में भी नियोजन के पूर्व उन्हें पंचायत में लाखों रुपए देकर नियुक्तियां हुई है। ये तो मामला भ्रष्टाचार का है। अब भ्रष्टाचार के मामले में तो अब इस पर हम लोग तो कोई टिक्का टिप्पणी कर नहीं सकते हैं। नहीं, तो ये तो गलत हुआ है ना, शिक्षकों के साथ अगर गलत, जहाँ गलत हुआ, जहाँ भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, जहाँ पर पकड़ी जाती है गड़बड़ी सरकार की हो या किसी भी एजेंसी की हो, तो कार्रवाई का प्रावधान है, कानून है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होती भी है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल शब्द जो आजकल प्रचलित है, खासकर बिहार में नीतीश जी के आने के बाद से शुरू हुआ है, तो इसमें तो बेरोजगार युवकों का शोषण ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए रोकने का कोई प्रावधान है? इसका रोकने का प्रावधान ऑलरेडी उच्च न्यायालय ने कर दिया है। आप शोषण नहीं कर सकते, आप कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर सकते हैं, लेकिन उसका शोषण नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट में तो शोषण ही तो हो रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट में आप बहाल करके अगर वेतन आप उसी स्तर का दीजिए जिस स्तर के वो लायक है, तो ये शोषण नहीं होगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट पर आप बहाल करके वेतन उसको, उसका जो एक सब्सिस्टेंस लेवल है उससे भी नीचे जाके आप देते हैं, तो ये उसका शोषण है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसला में कह दिया कि अगर आप संविदा पर भी किसी को बहाल करते हैं, तो जिस पद पर बहाल करते हैं उसी पद पर कोई रेगुलर कर्मचारी जो काम कर रहा है और उस रेगुलर कर्मचारी को जो वेतनमान दी जा रही है, ये भी उसका हकदार है। तो आप करिए संविदा पर बहाली, इस पर रोक नहीं है, सरकार अपनी व्यवस्था के हिसाब से कर सकती है, लेकिन उसकी सेवा का दुरुपयोग आप कर सकते हैं। आप नागरिकों का शोषण नहीं कर सकते। अगर वो उस सेवा पर उस तरह का सेवा दे रहा है, तो उस सेवा के लायक जो उसका वेतनमान है वो उसको मिलना चाहिए। लेकिन शिक्षकों के मामले में ये लागू नहीं होता। शिक्षक को समान रूप से वही कार्य लिया जाता है जो पहले शिक्षकों के द्वारा लिया जाता रहा है। लेकिन ये जब से नियोजित शिक्षक का कॉन्सेप्ट सरकार ने लाया, तब से एक नया नियमावली बना करके उसको अलग तरह का वेतनमान, अलग तरह की व्यवस्था, अलग तरह का सेवा सब बना करके वो मुख्य धारा से उसको अलग करती है। इससे शिक्षकों का मनोयोग और मनोवृत्ति प्रभावित होता है। उसका जो उत्साह काम कार्य करने के प्रति, शिक्षण के कार्य के प्रति है, वो घटता है। योग्यता के अनुरूप वो सेवा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको उनके अनुरूप वेतनमान नहीं दिया जाता है। तो सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए कि शिक्षा जो बुनियादी अधिकार है लोगों का, जहाँ बच्चे संस्कार लेते हैं, उसी से उसका राष्ट्र का निर्माण होता है, वहां पर योग्य शिक्षक योग्यता के अनुसार उनका वेतनमान अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन ये नियमावली इसका घोर उल्लंघन करता है। मतलब नई नियमावली भी शिक्षकों के हित में नहीं है? बिल्कुल नहीं। नई नियमावली में बहुत सारी खामियां हैं। कुछ मुकदमे इसके खिलाफ भी दायर हो रहे हैं। मैं भी कुछ मुकदमे इसके वैधता को चुनौती देने के लिए दायर करने की तैयारी कर रहा हूं, और उम्मीद है कि न्यायपालिका द्वारा फिर से न्याय इन लोगों के पक्ष में आएगा। जी, धन्यवाद आपका।